हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, फुल अकाउंटिंग कोर्स जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय हमें किन किन एडजस्टमेंट को हमें ध्यान में रखना होता है। उसमें हमने सबसे पहला एडजस्टमेंट देखा था क्लोजिंग स्टॉक का, इसके बाद हमने सर देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और तीसरा हमने प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये तीन एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये दो बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमें कवर करने हैं। ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्रूड इनकम की एंट्री हमें किस तरह से करनी होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर एक्रूड इनकम होता क्या है। एक्रूड इनकम का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जो इनकम हमारी हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है। एक्रूड इनकम को क्या बोलते हैं? हमारी इनकम हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोले तो एफडी पर इंटरेस्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोले तो वो होता है सर एफडी पे इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझना सर, एफडी पे इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख रुपीस की एक एफडी करवाई 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए हमने एक 10 लाख रुपीस की एफडी करवाई जिस पर 10% के पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि सिर्फ फर्स्ट ईयर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पर 1 लाख रुपीस का मिलेगा। सेकेंड ईयर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा सर वो 1 लाख रुपीस का मिलेगा। थर्ड ईयर 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ ईयर 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा एंड फिफ्थ ईयर 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि सर ये 5 साल में हमें 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा अगर 10% पर एनम से हिसाब से उसका इंटरेस्ट रेट है तो। अब सर आफ्टर 5 ईयर्स जब ये एफडी मैच्योर हो जाएगी उस समय हमें कितना अमाउंट मिलेगा? उस समय हमें मिलेगा सर 10 लाख तो जो आपने एफडी में जमा किया वो, और 5 लाख रुपीस आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है वो, तो टोटल 15 लाख रुपीस आफ्टर 5 ईयर्स आप बैंक से रिसीव करेंगे। सर उस समय ये जो 5 लाख रुपीस आप रिसीव करेंगे ये किस साल की इनकम मानी जाएगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बैलेंस शीट में। सर ये 5 लाख रुपीस की साल के या 5 ईयर्स जब हम रिसीव करेंगे उस समय क्या इसे कैलकुलेट करेंगे वो इनकम के अंदर, या फिर एवरी ईयर आपकी ये इनकम मानी जाएगी? हम जो अकाउंटिंग है वो एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि जो इनकम और जो एक्सपेंसेस जिस ईयर हो चुके हैं आप उसे उस ईयर में रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पर सर ये जो इंटरेस्ट है ये आपका 31 मार्च 2000 फॉर एग्जांपल ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है और ये 25 है। तो सर 21 को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमारा हो चुका था लेकिन हमें मिला नहीं। मिला तो हमें आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में। समझ रहे हैं आप ध्यान से? सर इंटरेस्ट हमारा एक्रू हो गया था। तो एक्रूड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर इनकम हमारी हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है। तो ये हमारी इनकम 31 मार्च 2021 को एक्रू हो चुकी थी। आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपके उस समय बन गया था। अगर आप एफडी उस समय मैच्योर विड्रॉल कर लेते तो आपको ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो भी आपका डिडक्शन होता वो डिडक्ट करके आपको उतना अमाउंट मिल जाता। लेकिन अब हम ये जो एफडी है ये मैच्योरिटी पे विड्रॉल कर ले तो आपको आफ्टर 5 ईयर्स ये 5 लाख रुपीस मिलता है। ये उस साल की इनकम नहीं है जिस साल में रिसीव हो रहा है, ये ऊपर के 4 साल यानी कि 5 साल की इनकम है। तो हमें एक्रूड इनकम की एंट्री करनी होती है, यानी एक्रूड इनकम को हमें बैलेंस शीट्स के अंदर या पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। तो उसके लिए कौन सी एंट्री हम पास करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम एफडी करवाते हैं तो एंट्री होती है सर एफडी अकाउंट डेबिट, यानी कि कोई भी आपकी एफडी होगी, एफडी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट, जिस बैंक से आपका गया होगा उसको हम बोलते हैं एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10 लाख रुपीस ये जो एफडी है उसका जो हेड होता है, ये हेड होता है सर डिपॉजिट एसेट्स। अब बैलेंस शीट्स के अंदर आप उस डिपॉजिट एसेट्स के हेड में उसको कवर करेंगे और बैंक ऑलरेडी आपका क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। अब सर हम 31 मार्च 2021 को हमारा सर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हो गया है तो हमें पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो क्या एंट्री होगी सर? अगर आपको कोई पैसा मिलता है
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है कैश में या बैंक में, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट ऑन एफडी। अगर आपको अलग से दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि सर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। लेकिन यहां पर अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि अब या तो आपको कैश में मिल रहा है ना आपके बैंक अकाउंट में अभी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको एंट्री तो पास करनी है। तो उसके लिए हम करना है सर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट रुपीज टू इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट ऑन एफडी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया? तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। अगर सर कैश आ जाता तो एंट्री करते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। सिंपल, क्योंकि अभी हमारे पास में कैश नहीं आया तो कैश की जगह हम लिखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। अब सर कैश क्या होता है, कैश ऑलवेज डेबिट होता है, यानी कि ये एसेट्स है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी आपका एसेट्स होगा। और एसेट्स का मतलब इसको हम करंट एसेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर उसको, करंट एसेट्स में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट आपको क्लियर हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर हमारी इनकम जो थी वो एक्रू हो चुकी थी लेकिन अभी हमको मिली नहीं है। अब सर एक्रूड इंटरेस्ट की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप एफडी अकाउंट्स को भी डेबिट कर सकते हैं। एफडी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। आपको जो पीएनएल के अंदर आपको जो इनकम का ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो सही होना चाहिए। बाकी ये ऊपर का जो बैलेंस है ये आप कोई भी एफडी अकाउंट भी लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको यहाँ पे यही लिखना है, ये आपके इनडायरेक्ट इनकम में ऐड होगा, यानी कि इंडिविजुअल इनकम है ये कैपिटल में चला जाएगा। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय इसका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कि सर 5 साल यानी कि 5 इयर्स तक आप इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर आपने रिकॉर्ड किया, इसके अंदर रिकॉर्ड किया एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर, तो पहले साल आपने 1 लाख रुपीस किया, दूसरे साल आपने 1 लाख किया, इस तरह से आपने 1 लाख रुपीस किया, 4th ईयर भी आपने 1 लाख रुपीस किया, और 3rd ईयर 5 ईयर भी आपने 1 लाख रुपीस किया। तो टोटल एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर आपका 5 लाख रुपीस का अमाउंट रिसीव हो चुका। तो एक्रूड इंटरेस्ट का अगर आप बैलेंस देखेंगे आफ्टर 5 इयर्स तो 5 लाख रुपीस आएगा। अब जब हमारी एफडी मैच्योर होती है उस समय हमको जो पेमेंट मिलता है ना वो मिलता है सिर्फ बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आते हैं सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू, अब से 2 में क्या आएगा, 2 में 10 लाख तो वो अमाउंट जो आपने जमा किया था, तो 10 लाख में आपने क्या एंट्री की थी, एफडी अकाउंट डेबिट, तो वो एफडी अकाउंट अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहां पे किए सर एफडी अकाउंट क्रेडिट ₹10 लाख टू। अब सर यहां पर क्या आएगा, सर यहां पर आपका एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सर एक्रूड इंटरेस्ट जो आपने हर साल एक एंट्री बुक की थी कि एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, तो इनकम का जो इफेक्ट था वो तो आपके एवरी ईयर पीएनएल के अंदर चला गया था, लेकिन उसके बदले में आपको पेमेंट नहीं मिला था। तो पेमेंट आपको अब मिल रहा है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट भी बैलेंस शीट का पार्ट है और बैंक अकाउंट भी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन को करने से आपकी पीएनएल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट ₹5 लाख। तो इधर भी आपका टोटल हो गया सर 15 लाख रुपीस का, और इधर भी आपका टोटल हो गया 15 लाख रुपीस का। अल्टीमेटली सर हमने जो एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट से, मैंने कि पैसा हमारा रिसीव हो चुका। तो अगर आप एक साथ अगर एंट्री करते, क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू एफडी टू इंटरेस्ट इनकम, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम थी ना सर ये एक साल में रिकॉर्ड हो जाती, यानी कि 5 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट था वो एक ही साल में पीएनएल में आ जाता, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं था।
तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए अगर आपने कहीं पर भी यानी कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर एफडी दिख रही है तो आपको उस एफडी का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना होगा, और एफडी के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जितना भी अमाउंट आपको लिखा हुआ है उतना अमाउंट की एंट्री आपको इस तरह से एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट आपको रिकॉर्ड करनी है एवरी 31 मार्च को। जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपकी एफडी मैच्योर हो जाए, उसका टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा, तो उस समय आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। तो सर एफडी की जो भी एंट्रीज होती है ये इस तरह से होती है। आई होप कि आपको सर एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि एक्रूड इनकम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं कमीशन का। अब ये कमीशन भी अगर आपकी एक्रू हो सकती है सर, इनकम एक्रू हो सकती है कि कमीशन आपका बन गया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो एज इट इज हम यही एंट्री पास करते हैं सर। एक्रूड इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं कमीशन रिसीवेबल। क्या लिख सकते हैं सर? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रुपीज फॉर एग्जाम्पल 10,000 टू कमीशन इनकम। सर अल्टीमेटली इसका जो मेन इफेक्ट है ना वो आपके पीएनएल में जाना चाहिए, क्योंकि हमें उस साल की इनकम को रिकॉर्ड करना है। और ये जो कमीशन रिसीवेबल है इसका जो हेड होगा ये हो जाएगा सर करंट एसेट्स, क्योंकि कैश और बैंक भी कहां होते हैं सर? करंट एसेट्स में ही होता है। तो करंट एसेट्स आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इधर से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी ना वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। जब आपको कमीशन मिलेगा उस समय एंट्री करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल। उस समय आपको कमीशन इनकम नहीं लिखना है, उस समय आपको कमीशन इनकम नहीं लिखना है, उस समय लिखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये होता है सर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में एक्रूड इंटरेस्ट या कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल कोई भी आप लिख सकते हैं। सभी के जो इफेक्ट होंगे वो इसी तरह से होंगे, सबके जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी के इसी तरह से होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और उन्होंने दे रखा है सर इनकम रिसीव इन एडवांस। अब सर इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारा सर कोई भी रेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रेंट है, हमने किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है। अब उन्होंने क्या किया सर, अप्रैल और मई मंथ का भी उन्होंने जो रेंट है वो मार्च में ही दे दिया। मार्च में जो हमने रेंट पे किया था उन्होंने वो हमको 3 महीने का एक साथ दे दिया। तो 31 मार्च तक का जो भी रेंट था वो उस साल में चला गया। आगने वाले 2 अप्रैल और मई मंथ का जो भी रेंट है वो क्या हो जाएगा सर? वो नेक्स्ट ईयर का होगा। वो किस ईयर का होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो उसके ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी इनकम आई, इनकम कैसे आई? बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 पर मंथ का रेंट है, आपके 3 मंथ का रेंट एडवांस में आ गया, मार्च अप्रैल और मई, तो 60,000 रुपीज आपके आ गए। और आपने एंट्री की सर रेंट इनकम, आपने एंट्री की रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपीज। क्लियर हो गया? अब सर ये जो 60,000 रुपीज में 40,000 रुपीज जो रेंट है वो आपके अप्रैल और मई मंथ का, और अप्रैल और मई मंथ में हमारा जो फिनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल यहां पर था 22-23, तो यहां पर हो जाएगा 23-24, यानी कि 1 अप्रैल के बाद में हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो चेंज हो जाता है। और जब फिनेंशियल ईयर चेंज होता है तो पीएनएल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम सब क्या करेंगे, ये जो इनकम आपकी आ गई है उसको हमें 31 मार्च को एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। 31 मार्च को एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। ये एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी एडवांस रेंट रिसीव्ड, सॉरी, रेंट इनकम अकाउंट डेबिट, रेंट इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट इनकम में आपने ज्यादा अमाउंट दे दिया 40,000 रुपीज, वापस उसको डेबिट कर देंगे टू एडवांस रिसीव, एडवांस रेंट रिसीव या फिर रेंट एडवांस रिसीव रुपीज 40,000। इसका जो हेड होगा ये होगा सर करंट लाइबिलिटीज। क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। अब सर आपकी जो रेंट इनकम 60,000 रुपीज ज्यादा क्रेडिट हो गई थी,
जैसे फॉर एग्जांपल आपके 12 महीनों है, 12 महीनों के हिसाब से 20,000 का रेंट है, तो आपका 2,40,000 का रेंट होना चाहिए था, लेकिन आपके रेंट इनकम में 2,80,000 की इनकम हो गई थी। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए था। तो 2,80,000 का हो गया, तो हमने 40,000 को वापस डेबिट कर दिया, तो आपका जो नेट फिगर आ गया, ये आ गया सर 2,40,000 रुपीज। ओके, तो रेंट इनकम अकाउंट डेबिट 40,000 टू एडवांस रेंट रिसीव 40,000, और उसको हेड रखेंगे करंट लाइबिलिटीज। अब जब हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 को अगर ये एंट्री पास करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू रेंट अकाउंट यानी कि रेंट इनकम 40,000। ये एंट्री कब पास करेंगे सर? हम 1 अप्रैल के बाद में पास करेंगे। तो अब उसमें आपके ये 2 मंथ का रेंट आ गया, अप्रैल और मई मंथ का। आपको जून मंथ से रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। 2 मंथ का रेंट आपने एडवांस में ही उस समय रिसीव कर लिया, तो उस समय आपको ये वाली एंट्री पास करनी ही पड़ेगी सर, ये आपको ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे होते हैं सर एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंश्योरेंस पे किया, हमने इंश्योरेंस पे किया था 1 अक्टूबर के। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी इंश्योरेंस पे किया 1 अक्टूबर 2022 को, और ये अक्टूबर सर ये जो इंश्योरेंस है ये 12 मंथ का होता है, और इंश्योरेंस में हमने 20,000 रुपीज का इंश्योरेंस पे किया। अब सर 20,000 रुपीज इंश्योरेंस है, ये 12 महीनों का है, तो कब से लगेगा सर? 1/10 से लेके 30/9/2023 तक। तो सर 22-23 में आपके 6 महीने रहते हैं, और 23-24 के 6 महीने रहते हैं। कैसे? 1/10/2022 से 31 मार्च 2023, और 1/4/2023 से 30 सितंबर 2023। क्लियर? तो ये सर 9 मंथ आपके 22-23 फाइनेंशियल ईयर के हैं, और ये 6 मंथ, और ये 6 मंथ आपके 23-24 फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो यहां पर जो 6 मंथ का है ये तो हमने एंट्री कर दी होगी। क्या एंट्री की होगी सर? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू बैंक अकाउंट। हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया, हमने एक्सपेंसेस इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस एडवांस एक्सपेंसेस का कवर हो गया ये अगर हमने इस तरह से कोई एडवांस में पेमेंट किया था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इसी तरह से अगर आप कोई एडवांस में रिसीव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस किसी से रिसीव किया, कुछ भी अमाउंट रिसीव किया, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी जगह बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन इनकम, फॉर एग्जाम्पल कमीशन इनकम 20,000। अब ये सर ये कमीशन इनकम जो है ये आपके 6 महीने की एडवांस में आपके आ गई, यानी कि 23-24 की आ गई, तो उस समय आप एंट्री रिसीव करेंगे कमीशन इनकम डेबिट 10,000 टू एडवांस रिसीव कमीशन 10,000। तो जिस मंथ का यानी कि जिस ईयर का जो भी इनकम है उसे उस इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और जिस ईयर का जो एक्सपेंसेस है उसको इसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहां पर 2 कवर कर लिए थे, इसमें से हमारे 5 ट्रांजैक्शन कवर हो चुके हैं। 5 एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक का हो चुका है, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने देख लिया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस देख लिया था, एक्रूड इनकम देख लिया था, और फाइन इनकम रिसीव इन एडवांस ये भी हमने देख लिया, यानी कि 5 एडजस्टमेंट हमने डिटेल्स में कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो होता है ये पार्टनरशिप के केस में होता है। आई होप कि आपको सही तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको सही तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप अच्छे से बताइएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।